प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्र का स्वरूप निबंध पाठ के तृतीय अंग संस्कृत का अध्ययन करेंगे। लेखक का विचार है कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। अगर भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत ही किसी राष्ट्र के लिए उसकी जीवन धारा है। प्रत्येक जन के विश्वास व उसकी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां विकसित होती हैं। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार कर आनंदित होता है। आइए निबंध देखें। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध सिर रहित धड़ या कल्पना। निबंध की शुरुआत करते हुए लेखक कहता है कि भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है समष्टि रूप में वही संस्कृति है। वास्तव में संस्कृत जीवन के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे श्वास प्रश्वास। बिना श्वास के हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार बिना संस्कृत के कोई राष्ट्र भी जीवित नहीं रह सकता। बिना संस्कृत के किसी राष्ट्र की कल्पना उसी प्रकार है जैसे सिर रहित धड़। बिना सिर के शरीर का कोई मूल्य नहीं, वैसे ही बिना संस्कृत के किसी राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। लेखक का विचार है कि जिस राष्ट्र की संस्कृति जितना अधिक विकसित होगी, उन्नत होगी, वह राष्ट्र भी उतना अधिक समृद्ध होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, विहीन कर दिए जाएं, अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि किसी भूमि और जन को उनकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र को समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। लेखक कहता है कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है, अर्थात जीवन रूपी वृक्ष का फूल या पुष्प संस्कृत है। संस्कृत किसी समाज के ज्ञान और कर्म का समष्टि रूप है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। लेखक का विचार है कि किसी भूमि पर रहने वाले लोग अपने विवेक से, ज्ञान से जो सोचते हैं, जो करते हैं, उनसे जो निर्मित होता है उसे संस्कृत कहते हैं, और उन सभी संस्कृतियों का समष्टि रूप राष्ट्रीय संस्कृति में दिखाई देता है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्त को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता, सहनशीलता और समन्वय पर निर्भर है। लेखक का विचार है कि प्रत्येक जाति धर्म के आधार पर अलग अलग संस्कृतियां विकसित होती हैं, किंतु एक सहृदय व्यक्ति सभी संस्कृतियों के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है और सहयोग की भावना रखता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत 11, राष्ट्र का तीसरा अंग से लेकर लोप समझना चाहिए तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश है संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है। चौथा प्रश्न,
जन का मस्तिष्क किसे कहा गया है? और पांचवा प्रश्न, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जीवन की बिटप से निर्भर है तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तीसरा प्रश्न, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? चौथा प्रश्न, जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है से लेखक का क्या अभिप्राय है? और पांचवा प्रश्न, बिटप तथा पुष्प शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रिय छात्रों, इन शब्दों का अभ्यास करें। अगले अंक में हम फिर आपको शेष भाग लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।